नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और क्यूआर स्कैन करके हमारे एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम के बनाने के उद्योग में सहायता करें। यही कार्य आप नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उसको क्लिक करके भी कर सकते हैं। हमारे साथ हैं आज कर्नल आर.एस.एन. सिंह, एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस और एक्स रॉ। स्वागत है आपका कर्नल आर.एस.एन. सिंह जयपुर डायलॉग्स पर। तो सर आपसे ये सीधा-सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये 4 दिन के अंदर बल्कि साढ़े 3 दिन के अंदर-अंदर ये पाकिस्तान ने एक तरह से सरेंडर क्यों कर दिया? देखिए, आपको तो मालूम है कि शुरुआत इंडस वाटर ट्रीटी से शुरू हुई। उस समय जेडी वैंस थे आपके इंडियन सॉइल पे, और ये सबको मालूम है कि अ, 1960 में वर्ल्ड बैंक ने जब इसको वो ब्रोकर किया था इस डील को, तो फॉर वर्ल्ड बैंक रीड अमेरिका। अब उसका वाइस प्रेसिडेंट आपके सॉइल पे है, और आपने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक किया, जो भी एक स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव लिया। यू अनलीश द वाटर बॉम्ब, और एक शब्द नहीं आया उनके तरफ से। फिर उसके बाद आपने ठोका उनके ठिकानों को। पहले भी होते रहे हैं, और ये कितना पुराना, ये 1970s के बाद से ही ये लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद इनको तैयार करना शुरू हो गया था। एंड इट बिकेम वेरी एक्यूट ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। और उसमें वो पनपते चले गए यहाँ तक, और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी, उनको ऐसा उनको नर्चर किया गया कि वो आपके पार्लियामेंट तक को उन्होंने अटैक कर दिया। रेड फोर्ट को अटैक किया उन्होंने। ये लोग भूल जाते हैं सब चीजें। और उसके बाद 26/11 सबको मालूम है। तो इस स्थिति तक पहुंचने के बाद हमने पहले भी इनको सर्जिकल स्ट्राइक में एक लेवल पे किया, लॉन्च पैड लेवल पे। उसके बाद बालाकोट को हमने फैसिलिटी लेवल पे उसको स्ट्राइक किया, और उसके बाद हमने तीनों चारों जो जिसको नर्चर किया था इन्होंने 80s के बाद से, पैसा से, ट्रेनिंग से, हर तरीके से, उसको हमने ठोका, बड़े अच्छे से ठोका। बड़े बड़े वो अबू जिंदाल, रौफ अजहर, ऐसे मारे गए लोग। शायद पाकिस्तान सोचा कि हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब उनको प्रेशर आया होगा तमाम तंजीमों से कि तुम कैसी सेना हो, हमने तुम्हारे लिए इतना बलिदान दिया, और तुम हमारे बचाव में तुमने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने, आपको मालूम है कि मैसिव उन्होंने ड्रोन हमला, स्वॉर्म ड्रोन और कई तरीकों से मिसाइल से उन्होंने हम पर हमला किया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है ना, ये तो सबको मालूम है जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा जी। विश्लेषण इसका कर लें। सर, मुझे नहीं उम्मीद थी, या इस बात का एहसास नहीं था कि हमारी एयर डिफेंस की इस प्रकार की क्षमता है सर। इसका मुझे हाँ, एहसास नहीं था मुझे लगता है अधिकतर कि भारतीयों को नहीं था। जी जी जी, ये मैं तो आर्मी में मैं हुँ। कई बार बहुत उनसे मजाक भी करता था, जो एयर डिफेंस अपने एडी कोर के लोग हैं, एयर डिफेंस कोर के लोग हैं उनसे। लेकिन आई एम द वन हु इज नाउ ईटिंग क्रो, ठीक है ना। हुँ, तो हुँ, मैं बहुत हुँ। बहुत मजाक करता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्षमता हमने कैसे हासिल की। ये जो 1.5-2 साल का जो गलवान के बाद जो स्टैंड अप हुआ, और जी, जो जी। डिप्लॉयमेंट हम जो हमारी लद्दाख में हुई, दैट इज हुँ। द टाइम वी फाइन ट्यून्ड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि हमको मालूम था कि वहां भी कोई अगर अ, लड़ाई का रूप होगा, तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही होगा। सो इट इज इट इज देयर
दैट हमने ये पूरा नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सर उसको फाइन ट्यून किया हमने। तो वो एक हमारे लिए वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई, और उसका फायदा हमको हुआ। और जो लोग आपको मैं बता दूं कि देखिए क्या है कि आपको इंडियन इम्प्रोवाइजेशन, जिसको आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब आपको दाद देनी होगी उसकी। हम लोग जब फौज में, मैं जब तक था तो कहते थे L-70 गन्स वगैरह ये सारे अब आउटडेटेड हो गए, दुनिया में और सारी हो गई। साहब उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया L-70 गन्स को जी, जी। कि कि मतलब हमने अ, अगर इसराइल के साथ अगर आप कंपेयर करें तो एक मिनट, आप अगर इसराइल के साथ अगर कंपेयर करें तो उन्होंने बड़े कॉस्टली मिसाइल्स ये ड्रोन्स के साथ डील करने के लिए उन्होंने ये किया। तो हमने तो ये L-70 और कई तरीके से कई एयरफोर्स के ऐसे सिस्टम्स R-37, R-73, ये सब का हमने इम्प्रोवाइज किया। और S-400 की तो बहुत बात हुई, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि उससे मतलब जो हमारी आकाश मिसाइल्स जो हैं, दे प्लेड अ फैंटास्टिक रोल। तो जो आपको सिस्टम हमारे बनाया ना उन्होंने, जो आकाश तीर जो इंटीग्रेशन किया, आकाश तीर इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है, जी, जी, उसने जी। बिल्कुल गेम चेंजर का काम किया। हाँ, तो ये पूरी दुनिया इसको देख रही है। और मेरे बहुत सारे जो मन में सवाल उठते थे रशिया यूक्रेन वॉर को देख के कि भाई क्या ड्रोन्स व्हेन यूज्ड एज स्वॉर्म्स और व्हेन यूज्ड एन मास, मतलब क्या ये ओवरवेल्म कर देंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स को? क्या जमाना खत्म हो गया फाइटर एयरक्राफ्ट का? ये तमाम चीजें फिर से, ये जो हमारा जो भारत की जो कार्रवाई हुई और भारत ने जो अपनी क्षमता दिखाई है, ये फिर से दुनिया को सोचने पर मजबूर करेगा। ये ड्रोन्स वर्सेस फाइटर एयरक्राफ्ट, इट शुड नॉट बी वर्सेस, बट यस, किस प्रपोर्शन में कैसे एम्प्लॉय करना है। और शायद मुझे याद है आपके साथ पहले भी इस प्रोग्राम में मैंने ऐसी चर्चा की थी, तो आपने भी उस समय कहा था कि हाँ, दोनों रहेंगे, बस प्रपोर्शन हमको डिसाइड करना है। I जी, remember you जी। you had said this, but this was a big achievement, और पूरी दुनिया आपके तरफ देख रही है। और सर, बहुत सारे इसमें चीजें अभी आएंगी, आप देखना। आपके तो ऑर्डर बुक्स विल बी फुल आफ्टर as far as Akash is concerned and many of your AD systems are concerned। दूसरा इसका ये होगा सर कि ये जो बेरख्त जो ड्रोन है टर्की के द्वारा, क्या हुआ सर उसका? एक ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ टाइम्स नाउ पे थे, जस्ट व्हेन दिस आफ्टर दिस IWT वाज सस्पेंडेड। तो बड़े वो कह रहे थे कि ये मत भूलिएगा कि हमारे पास बेरख्तर है, तुर्की ने हमको बेरख्तर दिया है। तो हमने कहा कि भाई अगर ऐसा ही होता तो यूक्रेन तो युद्ध जीत जाता रशिया के खिलाफ, अगर बेरख्तर पे ही जीतना होता। तो सर पता नहीं कहाँ चले गए बेरख्तर, मतलब हमारे, हमने तो उसको चवन्नी छाप बना दिया सर। लिटरली 50 पैसे का उससे एमिनिशन से हमने उसको डील डील किया सर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आपको मालूम है कि वो बौखला गए सर, तो उसके बाद उन्होंने मिसाइल ठोका दिल्ली की तरफ, जो कि सिरसा में इंटरसेप्ट हुआ। एंड देन वी डिसाइडेड टू गिव देम हेल्प। इस बीच में जेडी वांस ने एक और स्टेटमेंट दिया था, आपको याद है, कि हमारा भैया हैंड्स ऑफ अप्रोच है, हम हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का सर। उसके बाद जब ये हुआ, देन हमने जो 11 एयरफील्ड जो हमने ठोका, और ठोका तो अच्छे से ठोका। मुझे वो एयरफील्ड बार बार, आपने कई बार उसको दोहराया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने 3 एयरफ़ील्ड बहुत मुख्य हैं। इनफैक्ट 4, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट सकाडू। हमने हाँ, सकाडू को भी हिट किया सर। हाँ, लेकिन कल वाली ब्रीफिंग में स्कार्डू को बताया नहीं, उन्होंने। तो स्कार्दू वो हो सकता है कि डीओजेके का वो हम हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये भी हम ना भूलें कि इट इज़ वेरी क्रिटिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ तो स्कार्दू है। वो तो चाइना को हैंडओवर कर दिया इन्होंने, ऐसा सुनते जी, हैं। जी, जी, जी। तो उस कारणों से हो सकता है फॉर डिप्लोमेटिक रीज़न्स लोगों ने नहीं बताया हो। लेकिन ये जो नूर खान बेस जो है ये चकलाला में सर वो इट वाज़ नॉट ओनली अ फाइटर एयरबेस सर, फाइटर का है, फाइटर एयरबेस है, ट्रांसपोर्ट का हब है, वहाँ फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे इट इज़ नॉट वेरी far from the strategic forces command, and actually if you see we hit Islamabad sir. यस, यस, चकलाला इस्लामाबाद तो जीएचक्यू ठीक है के ना? जीएचक्यू से थोड़ी दूर पे है वो। जीएचक्यू और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जी सर। दोनों के बगल में है तो वो। वो एक बहुत आज मुझे अब क्या है कि आपके यहाँ आते हैं अभिजीत अय्यर मित्रा भी, हमारे हुँ, मित्र भी हैं, आपके से मिलना। उनका कहना है कि जब हमने वहाँ स्ट्राइक किया तो कुछ पायलट्स जो कि हमेशा रनवे रेडीनेस पे रहते हैं, उनको वी किल्ड दोज पायलट्स। कुछ उनका ऐसा भी ये कहना है, बट वो दैट वाज जो स्क्रैम्बल करने के लिए जो स्टैंड बाय पे रहते हैं। जी, 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 जी। वो क्या रनवे रेडीनेस, कॉकपिट रेडीनेस ये सब होता है सर, ये हुँ, दे आर रेडी टू हुँ, स्क्रैम्बल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वो उनको अच्छे खासी संख्या में वो मारे गए, जैसा कि वो उनका कहना है। और देन सर व्हाट हैपेंस इज कि सबसे बड़ा सर जो हुआ ये सरगोदा और जकोबाबाद सर। सरगोदा जो है वो नर्व सेंटर है इसका। इट इज अ स्टोरेज साइट, वन ऑफ द स्टोरेज साइट्स, एंड जकोबाबाद इज द अदर हुँ, स्टोरेज साइट। किराना हिल्स। अब जी, हुँ, जी सर। तो आपने देखा होगा सर कि मुझे ये था, पता चला, मैं तो आई वाज़ मॉनिटरिंग मतलब ऑन एन आर्ली बेसिस और सो। तो रात में पता चला भाई अर्थक्वेक आ गया पाकिस्तान में। हाँ, यही अर्थक्वेक हुआ। खबरें आई थी। तो मुझे लगा कि अल्लाह ने इनको इनसे बहुत खफा है अल्लाह, इस मुसीबत में अर्थक्वेक दे दिया देखो। और फिर 2 घंटे दैट वाज़ ऑन 4.1 एट रिक्टर स्केल। हुँ, और फिर 2 घंटे के बाद 5.7 के उस पे आया सर, 3:44। सर वो एक्चुअली क्या था सर कि ये ब्रह्मोस का कमाल था सर। ऐसा एक्सप्लोजन हुआ सर ये कि मतलब इट वाज़ टेम्पररी जो शॉक इफेक्ट होता है, इट क्रिएट्स दैट सेम कंडीशंस लाइक एन अर्थक्वेक सर। तो ये हुआ सर। और अ, जब ये हुआ तो तब अमेरिका बहादुर इंटरवीन किया उन्होंने। इंटरवीन किया, जो आप जो मर्जी आप कहना चाहते हो कि ये जो हमने वेपन सिस्टम्स यूज किए हैं ये दोनों जगह पे सर उनके मेरा ये असेसमेंट है सर, और आई सेल्डम गो राउंड कि उनका जो न्यूक्लियर आर्सनल था सर वो दैट हैज बीन टारगेटेड। वहां पे रेडिएशन हो रहा है सर। तो जब जी, जी। रेडिएशन हो रहा है जी, उसकी तो जब चेकिंग भी चल रेडिए रही है। एक वो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का और रेडिएशन चेकिंग एयरक्राफ्ट घूम रहा है वहाँ चारों तरफ। जी सर। तो जो रेडिएशन हो जब अगर हो रहा है तो वो तो वो जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो तो
खत्म हो गया ना सर। आप जाएँगे कैसे उसमें? हाउ विल यू रिट्रीव देम? ठीक है सर। तो एक तरह से वॉरहेड्स से मेरा इन्होंने बहुत सारी स्कैटर्ड जगहों पे रखे होंगे। मेरे ख्याल से ये 2 जगह बहुत ये 2 जगह पे ज़्यादातर ये रखा हुआ है सर इसका। और मतलब बिल्कुल अंदर में, बट ऐसी चीज़ें मैं एक बात बता देता हूँ सर, बड़ा इंटेलिजेंस इसके लिए चाहिए। ह्यूमन टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस कोऑपरेशन सर। अब किसके साथ हमने इंटेलिजेंस कोऑपरेशन किया, मैं ये नहीं बता सकता हूँ सर। लेकिन आप देखो, सबसे बड़ी बात क्या है दीक्षित साहब, कि चलो बाकी एयरफील्ड तो है जो एज़ फार एज़ डेप्थ इज़ कंसर्न्ड, some 100 kilometers, 200 kilometers away from the border. जो सबसे डेप्थ में हमने मारा है वो है जकोबाबाद में। जी हाँ। अब जकोबाबाद में मारा, किसने किसने मारा उसको? कहीं ऐसा तो वैसे नहीं कि नेवी सरगोधा ने। भी काफ़ी अंदर है सर। हाँ, नहीं वो आई जस्ट टॉकिंग इन ये इन रिलेटिव टर्म्स। जकोबाबाद आप देखिए सर, ये मैं देख रहा हूँ, इट इज इसको मैं निकाल शाहबाद देता भी हूँ, बोलते हैं। मैं निकाल देता हूँ, मेरे हाँ, पास नहीं निकाल ये आपके ये काफी अंदर है सर, ऑलमोस्ट ऑन द आप देखोगे तो बलूचिस्तान के आसपास है सर ये, या बलूच बट हिल्स में है। आई हैव दिस, मैंने किताब लिखी थी आज से बहुत पहले, ये 200 एशियन। किलोमीटर है करीब ये बॉर्डर से, इंडिया अच्छा, के बॉर्डर से 200 किलोमीटर। ओके। सो हमने वहां तक, तो एक चीज तो हमने कर दिया सर कि ये जो न्यूक्लियर वेपन जो है, जब इनको स्ट्राइक किया तो हो सकता है हमारे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा होगा कि एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा अचीव हो चुका है, अब आप सो कॉल्ड सीज फायर आप कर लें। अब सर ये सीज फायर कोई डीसीएमओ का कोई लेवल नहीं होता है सर टू वर्क आउट ए सीज फायर बिटवीन द टू कंट्रीज, लेट मी टेल यू। मतलब अगर अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें तो सीज फायर अगर फॉर्मल एग्रीमेंट होगा तो वो नथिंग एट द नथिंग लेस देन एट द लेवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स, उसके नीचे नहीं होता है। ये एक तरह का एक पॉज है। और अब इसको लोग सीज फायर के बाद में ये टर्मिनोलॉजी को लोगों ने सुधारने की भी कोशिश की, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड ए सीज फायर बिटवीन द टू टू कंट्रीज। कोई एग्रीमेंट नहीं ब्रोकर हुआ है। उसने बस एक को बोला कि तुम हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात कर लो, इन्होंने बात की, उन्होंने कहा यार हमको बहुत पीट लिया, आप मत पीटो हमको। और तो हमने कहा कि ठीक है, तुम थोड़ा अपना लेट मी वॉच योर बिहेवियर। और शायद जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि द चाइनीज दे सेड कि अच्छा बेटा अब तुम अपने अब अमेरिका को फिर से गुरु बना लिए हो तो देख लो हम क्या कर लेंगे। तो उस बहकावे में आके मतलब उनको सॉरी अपीस प्लेकेट करने के लिए उन्होंने फिर सीज फायर में गड़बड़ की, तो हमने अंदर जाके ठोका, एक और जगह ठोका। कहाँ ठोका वो बारवा है, मैं अभी कुछ हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ, मतलब आपको भी मालूम है लेकिन मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहता हूँ कि कहाँ ठोका। जी। लेकिन अच्छा खासा ठोका है, मैंने सुना है। तो ये कोई ये सीज फायर नहीं है। मैं भी बड़ा जब शुरू शुरू में ये खबर आई तो मैं बड़ा ये था कि भाई हाँ, सभी लोग डिस्टर्ब थे, मैं भी डिस्टर्ब था, सही बताऊँ तो। डिस्टर्ब था। तो कि भाई ये मोमेंटम टूट गया, लेकिन नहीं, थोड़ा आप मैच्योर में देखो, अ, हम शायद अपने उम्मीद से ज्यादा हमने अचीव किया।
अगर आप पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अगर आप ये सोचते हो कि पाकिस्तान को तोड़ना था, तो वो बिना ग्राउंड ऑफेंसिव के हो नहीं सकता है। और ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए आप अगर अंदर जाते हैं, देन इट इज अ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। उसका क्या ड्यूरेशन होगा, क्या कहाँ आप सकिन हो जाएंगे, उसका वो नहीं होगा। प्लस द कंट्री वुड कम टुगेदर, विच इज ऑलरेडी फॉलिंग अंडर इट्स वेट। तो ये तो हो ही नहीं सकता था ना सर, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। अब जो दूसरा चीज हमने किया सर, मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या 65-71 में आपने वेस्टर्न पाकिस्तान को इतना हेवी पनिशमेंट कभी दिया है सर, पर्टिकुलरली टू द एयरफोर्स? नहीं, एयरफोर्स तो साहब अगर देखिए तो 1965 में तो हमने हेवी लॉसेस सफ़र किए थे। हमारा आधा वही फ्लीट मैं तो कह ग्राउंड पे ही ख़त्म हो गया था। और यस 71 में भी हमें इनिशियल सेटबैक था, और हालाँकि ईस्ट पाकिस्तान में हमने कंप्लीट डोमिनेशन अचीव कर लिया था। लेकिन वेस्ट में देखिए ऐसा नहीं देखिए हो सर, पाया। इन्होंने 1965 में 5 और 9 सितंबर के बीच में इनका ऑफेंसिव आया था। 2.5 डेज चला था। एंड दे से दैट वी डिस्ट्रॉयड 50 एयरक्राफ्ट। हम उसको डिनाई करते हैं। 71 में दे एलोकेटेड 100 sorties, फॉर दिस ऑफेंसिव एयर ऑफेंसिव अगेंस्ट इंडिया। और पहले एक दिन में जो कुछ भी अचीव किया, वो ज्यादा अचीव नहीं, लेकिन हमने भी कुछ उनको ज्यादा तबाह नहीं हम कर पाए वहां। तो वो अगर आप देखें, तो उस हिसाब से इससे ज्यादा और क्या पनिशमेंट हो सकता था सर? मैंने अभी तीसरा चेक किया तो जम्मू से इस्लामाबाद करीब 180 किलोमीटर है एरियल डिस्टेंस। जी और इंडियन बॉर्डर जो नियरेस्ट बॉर्डर है वहाँ से सरगोदा इज़ अबाउट 180 किलोमीटर्स। तो जी जी डीपेस्ट इज़ डेफिनिटली जैकोबाबाद व्हिच इज़ अबाउट 200 किलोमीटर्स। जी 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 जी। तो आपने सर आपने पीओजेके पे भी हिट किया, आपने पंजाब भी हिट किया सर। अ, शायद शायद आपने खैबर पख्तूनख्वा भी हिट किया सर, और आपने बलूचिस्तान के आसपास भी हिट किया। तो एक चीज तो तो आपने वो बाद में जब ये जो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं कि साहब की सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद में जब इन्होंने दोबारा ड्रोन्स वगैरह भेजे हैं तो इंडिया ने पेशावर भी हिट किया है। उसी का बात कर रहा था सर। मैं नहीं बोलना चाहता था अपने मुंह से, बाकी आपने हाँ, कह नहीं तो दिया तो। पेशावर इट इज़ देयर इन 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 हाँ, ओपन पब्लिक कि पेशावर हिट हुआ अच्छा। है, तो और अच्छी चलिए तरह से आप। हिट हुआ है पेशावर। जी जी सर, जी और सर। और 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 पश्तूनों ने उसका सेलिब्रेशन किया है। तो सर एक बात बताइए आप कि अ, आने वाले दिनों में एक तो मैंने कहा कि इतना बड़ा पनिशमेंट हमने नहीं दिया सर। मतलब पूरे उनके एक तरह से एयरफोर्स की, मतलब हमने एयरफोर्स और उनके जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को सर हमने इतनी ठुकाई की है कि इससे ज्यादा ठुकाई और पॉसिबल नहीं थी सर। तीसरी चीज सर, मैं बता रहा हूं आपको कि एक जो सबसे बड़ी वो थी कि हमने इनका न्यूक्लियर आर्सेनल को हिट किया है सर। दिस वाज अनथिंकेबल। सर लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा, कैसे इसको ये किया जा सकता है, क्या करेगा इंडिया। इंडिया ने कुछ ऐसा करके दिखाया सर। आगे 48 आवर्स 72 आवर्स में आप देखिएगा सर, और चीजें खुल के आएंगी सर। और सर ये एक पेशावर जो है वो लगभग 340 किलोमीटर्स है जम्मू से। जस्ट जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। दूसरा दीक्षित साहब, मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे 27 बहनों को इन लोगों ने अ, उनका सिंदूर उजाड़ा। अ, हमने 27 मल्टीप्लाइड बाई आई डोंट नो
मे बी 10, मे बी 20, हमने उसका लोगों को अल्लाह के पास भेज दिया, 72 हुरों के पास भेजा इन लोगों को। लेकिन आप एक बात बताओ कि इस लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर ऑपरेशन। सर हमने कोई अपना मैन पावर नहीं गंवाया सर। हमने शेलिंग ये में 4 लोग लूज किए हैं और एक इंडियन एयरफोर्स का एक जी जी सर, 5 बट ऑन द होल 5 सर, 5 ऑन द होल आप देखो, इन टर्म्स ऑफ पेलोड डिलीवर्ड इन पाकिस्तान, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, सर आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको 71 वॉर से सर, एज फार एज वेस्ट पाकिस्तान इज कंसर्न, और बिना जान गंवाए सर। और सबसे बड़ी चीज है सर कि हमने ज्यादातर ज्यादातर, मार्क माई वर्ड्स, हमने सब कुछ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया है सर। मुझे पूरी दुनिया, आप मालूम है सर आज क्या देख देख रही है और डिस्कस कर रही है कि आपने अपना टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस दिखाया सर। हमने तो यू इजराइल हैव, को भी पीछे छोड़ दिया है, ऐसा लगता है। हाँ आपने टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस पूरी दुनिया को दिखाया सर। और मोदी जी का एक चीज कमाल का है, उनका, कि ही इज वेरी पर्टिकुलर कि हमारे कैजुअलिटीज नहीं, ही प्लान्स, मतलब उनका जो हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर जो है, उनका आपने उरी में देखा, आपने बालाकोट में देखा, आपने, एंड यू नो गॉड इज ऑल्सो विथ हिम। गॉड इज विथ हिम। कहते हैं ना, लकी लकी जनरल इज वन ऑफ दोज लकी जनरल्स, बट ही इज वेरी वेरी averse to using the armed forces as cannon fodder such। हालांकि आर्मी का यही ये है, तो हम पागल हैं सर, हम क्यों हम ग्राउंड ऑफेंसिव करके हम गेट इनटू दिस थिंग सर। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं रोज सीखता हूँ। उस दिन में बहुत गुस्सा था मेरे को, मैंने टाइम्स नाउ के डिबेट में भी मैंने बोला कि भाई आप कैसे मॉनिटर करोगे, हु हैज अंडर रिटन दिस सीज फायर, व्हाट इज द मॉनिटरिंग एजेंसी, किस, मान लीजिए कल मुर्शिदाबाद में पाकिस्तान की आईएसआई कोई अटैक करवाती है, विल इट बी कॉन्स्टिट्यूट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ऐसे ऐसे सवाल मेरे दिमाग में वो आते थे। लेकिन जब डिटेल्स जब आ रहे हैं, तो सर मैं लगता हूं कि हम बहुत, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई लिव टू सी दिस डे सर, सी दिस डे। एंड मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप एक देखना। ब्रेकिंग न्यूज़ जी आ रही है सर, एक ब्रेकिंग जी। न्यूज़ आ रही है, आपसे शेयर करूँ कि इंडिया फोर्स्ड पाकिस्तान आर्मी चीफ टू हाइड इन अ बंकर। India's attacks on Noor Khan Air Base in Rawalpindi forced Pakistan Army Chief General Asim Munir to hide in a bunker for 2 to 3 hours, fearing for his life. Moved to safe house now. देखिए आप बताइए, आपने वो बाकी छोड़ दीजिए आप, हाँ वो तो क्या उनकी हालत हुई होगी, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वो पार्लियामेंटेरियन को आपने देखा था सर, सुना था पार्लियामेंट में जैसे रो रहा था वो, हम्म। आपने अच्छा वो पार्लियामेंट तो टेलीविजन पे पूरा मुल्क वॉच करता होगा सर। सर कितना उसने, रोता कब है आदमी। उसने कहा कि अल्लाह हमारे उसको बचा के, ही लेफ्ट एवरीथिंग टू अल्लाह सर। अब अल्लाह तो बलूचियों की भी मदद तो कुछ करेगा ना सर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की भी करेगा, बाकियों की भी करेगा, अहमदिया की भी करेगा, शिया का भी करेगा, है ना सर। और उसके बाद दूसरे दिन इनके वो देखो, एक कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हम मदरसों के लड़कों को हम इस्तेमाल करें। दीज टू स्टेटमेंट्स इन पार्लियामेंट वेर इंडिकेशंस एनफ कि पाकिस्तान जो है सर वो बिल्कुल जो आ, मतलब हिल गया है सर, हिल गया है। और वो बचा खुचा जो ये है, बहुत सारी खबरें। एक और चीज मैं बताता हूँ आपके दर्शकों से, देखिए एक बार यहाँ पे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में कुछ तो हो गए साल,
मैंने उनके लिए 2-3 किताबें लिखी थी। तो एक उन्होंने सेमिनार में एक इज़रायली फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया था एंड व्हाट एन एरोडाइट मैन, वन ऑफ द बेस्ट आई हैव कम अक्रॉस इन माय लाइफ। उन्होंने एक चीज़ ब कही थी सर, कि दुश्मन को एक एवेन्यू ऑफ एस्केप ज़रूर देना चाहिए। जी। तो हमने आपको उस नज़रिए से भी देखना चाहिए। और आपने देखा सर कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट कोई अभी तक कुछ नहीं दिया है सर। By not giving a statement so far, he has left it open-ended sir। हमने IWT बाकी जो चीजें हैं उस पे ये नहीं की, लेकिन इसी दौरान मैं आपको एक और मैं बात बता दूं, शायद आपके यहाँ किसी ने कवर किया या नहीं किया। सर ये बहुत एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये इसकी बात हो रही है अपना ब्रह्मोस वगैरह की। सर मालूम है हम क्यों इतना सक्सेसफुल हुए थे? हमारा जो जीपीएस सिस्टम है नाविक सर, जी। उसका बहुत बड़ा रोल था, which was our biggest drawback in Kargil। हाँ, कारगिल में बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जी यूएस जी। ने शेयर करने से मना कर दिया था जीपीएस। अब ये फ्रीक्वेंसीज इनको पता ही नहीं चला सर, दे कुड नॉट। तो ये उसका बहुत बड़ा ये है सर। और दूसरा क्या है कि ये डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, ये डीआरडीओ जो है, उसने सर बड़े इम्प्रोवाइजेशन किए, पुराने पुराने जो सिस्टम जो है ना सर, वो जैसे ये 100 बम, स्मार्ट एंटी 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 एयरफील्ड, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, उसको इन्होंने फिर से उसको तब्दीली की उसमें, एंड इट कॉज हैवक। बड़े बड़े क्रेटर कर दिए सर उन्होंने रनवेज के ऊपर। सो ऑन द होल व्हाट आई एट द एंड आई वुड लाइक टू फोकस इज दैट we have hit their nuclear arsenal, sir, which I mean many powers in the world would be very happy. एक Would be चीज़ और very happy. इसमें देखने की वाली बात है, क्योंकि ये सस्पिशन हमेशा से रहा है कि भाई यूएस जो है वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से जो न्यूक्लियर पावर स्टेटस का है वो पाकिस्तान का वो डिग्रेड हो, क्योंकि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एज ए लीवरेज यूज़ करता रहा है। क्योंकि लॉन्ग रन में है, क्योंकि उनके यहाँ बड़ी 50-50, 100-100 साल के सिनेरियो बनाए जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनको लगता है कि भारत की राइज़ जो है, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो ये जो बीच में ये कूदा, जब इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हिट हुईं, तो क्या ये पाकिस्तान को बचाने के लिए कूदा कि भाई पाकिस्तान मर जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा? Sir, again I am coming back to the same thing जो कि मैं पहले आपसे किया था, कि जो डेमोक्रेट्स है ना सर, वो रशिया को मेन एनिमी मानते हैं, और रिपब्लिकन्स जो हैं, ट्रम्प ही कंसिडर्स चाइना इज एज हिज मेन एडवर्सरी ऑब्लिक एनिमी। और एक चीज जान लीजिए सर, कि आईमेक एंड सीपेक, ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं सर। तीसरा चीज क्या है सर, कि ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो पूरे दुनिया के लिए खतरा है। जिहादिज्म इनहेरेंट है। ये जो अभी इनका आईएसपीआर का वो जनरल है, क्या नाम है उसका? हुँ? एनीवे आई एम फॉरगेटिंग, अहमद क्या नाम है? अरे अहमद शरीफ चौधरी। अमित शरीफ चौधरी। ये किसका बेटा है सर? ये बसरुद्दीन महमूद का बेटा है, हु वाज हाँ, वन ऑफ द न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक है ना? और वो अलकायदा को बेचने वाला था। देन ही वाज पुट अंडर अरेस्ट। तो वो तो खतरा कहीं गया नहीं है ना सर। सो अरब कंट्रीज आर आल्सो वेरी अरब कंट्रीज, इजराइल, सबको पाकिस्तानी उससे बहुत प्रॉब्लम है।
और ऐसा नहीं है, अगर अगर if they were really comfortable uh, with Pak nuclear assets, then they would not have killed Ziaul Haq in mid-air, that too by sacrificing their own ambassador. उस समय 7-8 साल तो ये कुछ बोल नहीं सके थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को जरूरत थी इनकी सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो ये धड़ाधड़ न्यूक्लियर स्मगलिंग हो रही थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एक ही खान कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि दे वर टेकन फॉर अ राइड, दे न्यू एवरीथिंग। लास्ट में जो अमेरिकन एम्बेसडर था, ही वेंट टू जियाउल हक एंड ही शोड द मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब दैट दे हैड मेड, कि ये है तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब। उसको दिखाया था। तो ये एक नाविक का बहुत बड़ा वो है। एंड कंट्री का सॉरी कंट्री का जो ये टेक्नोलॉजी का जो प्रोवेस है, दैट वाज इन फुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड नथिंग कैन स्टॉप इंडिया नाउ। नथिंग कैन स्टॉप इंडिया। चाइनीज भी, पूरी दुनिया आपको वॉच कर रही है सर। और हम तो वी हैव दिस आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। प्लीज कंपेयर। करेक्ट। हमने तो 3 दिन में सॉर्ट आउट कर दिया, और वो 3 साल में नहीं कर पा रहा है रशिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिस इज व्हाट इज, आई मीन हालांकि सबके अलग अलग सेटिंग्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक सेटिंग्स होते हैं, अलग अलग जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में सबको ऑपरेट करना होता है। लेकिन फिर भी लुक एट द वे वी डिड आवर टारगेट सिलेक्शन, look at the way we chose our weapon system to address the targets, look at the audacity को आप मतलब कन्विक्शन आपका देखी जाएगी ऐसी की तैसी। ये तो पहले हमने कभी नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया ना सर, कि देखी जाएगी ऐसी की तैसी। तो ये है सर, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। छोटा रखना चाहता था आज मैं। हाँ जी, नहीं बिल्कुल ठीक है। बस अंत में एक पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये एक ये जो ग्लोबल मिलिट्री ऑर्डर है, उसका रीसेट है? कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि साहब ये जो ग्लोबल मिलिट्री ऑर्डर है वो रीसेट हो गया, और जब ग्लोबल मिलिट्री ऑर्डर रीसेट होता है तो ग्लोबल ऑर्डर भी रीसेट होता है। एकदम सर, बिल्कुल सही असेसमेंट है। आप देखिए, मैंने कहा ना कि अभी आपका ऑर्डर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग। कहाँ हम किसको नहीं कोसते थे? हम डीआरडीओ को कोसते थे, हम एचएएल को कोसते थे, हम और कुछ कारण भी थे वो। हम मैं भी कहता था कि देखो, जहां भी हम मिशन मोड में गए, जैसे कि स्पेस मिसाइल, हम वहां पर वी स्टोल ए मार्च ओवर एवरीबॉडी एल्स। बट जहां पे हम वो कन्वेंशनल उस पे हम गए मेथड्स में, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक वो था, वहां पे आप देखिए हम सफर किए। तो ये सफर जो हमने किया था, दैट वाज एन अकाउंट ऑफ, एक तो लोगों की लालच, वो चंडीगढ़ लॉबी, उसने कुछ आपका बनने ही ना डीआरडीओ को काम करने देते थे, न उनको काम करने देते थे। एंड ये जो चंडीगढ़ लॉबी जो है, ये बड़ा इनका बोलबाला था। अभी भी बहुत इन्होंने कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ थोड़ा ये डिबेट में चंडीगढ़ लॉबी के बारे में और थोड़ा पब्लिक को, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये चंडीगढ़ लॉबी? सर, चंडीगढ़ लॉबी क्या है ना, ये जितने आर्म्स डीलर्स हैं सर, सारे के दलाल वहीं रहते हैं। और चंडीगढ़ लॉबी, आई मीन, उनका इन्फ्लुएंस है पूरा दिल्ली तक है सर। तो दलाल है वहां पे, उसमें कई रिटायर्ड लोग भी हैं। और कुछ लोकेशन ऐसा है कि चाहे लद्दाख हो या वो हो या आपका जेएनके हो, एक वो एक फोकल पॉइंट है वहां पर। तो ये सारे ये वहां पर एक अखबार भी इस चंडीगढ़ लॉबी में बहुत सक्रिय था।
ये आपको कभी इंडिजिनाइजेशन होने ही नहीं देते थे सर। और आज भी वो चंडीगढ़ लॉबी के जो है कुछ लोग आए थे, अभी थे मेरे साथ टेलीविजन पे, बहुत डराने की कोशिश की कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान और ये ना भूलिए चाइनीज इंटरवीन करेंगे, सब डराने की उन्होंने कोशिश की। तो हमने तो ये भी ब्लफ, देखिए सर इसका क्या, आपने कह रहा था वर्ल्ड ग्लोबल मिलिट्री पावर रीसेट, सबसे पहले है सर कि इसमें चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है, देयर विल बी ए डीप रिव्यू बाय द वर्ल्ड सर। विल द चाइनीज आर्म्स मार्केट सफर? इफ द चाइनीज आर्म्स मार्केट सफर्स, देयर इन्फ्लुएंस जो है वो वेन करेगा सर। दूसरा चीज है कि अ, हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कहाँ जाते हैं सर? पूरा एक अफ्रीका वो है सर, एक अफ्रीका है, बहुत सारे। अभी तो आपके गन्स में फ्रेंच ने भी इंटरेस्ट दिखाया, नो मीन अचीवमेंट। एक कंट्री, मुझे याद है नॉट मेनी इयर्स बैक, मैं तो इस फील्ड में बहुत साल से हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई हेट बीइंग कॉल्ड अ रिटायर्ड, आई नेवर रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। तो वो लिख देते कर्नल रिटायर्ड, मैं रिटायर्ड दिखता हूँ यार, 42 साढ़े 42 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ मैं, और बहुत बड़ा रिस्क था वो उस समय। और मैंने उस समय से मैंने देखा कि मैं पूछता था लोगों से कि मैं, अरे गन्स नहीं है हमारे पास, गन्स नहीं है हमारे पास, गन्स नहीं है मीडियम में। फिर मैंने एक वो क्लॉस के हेड थे, मतलब गुड सीनियर फ्रेंड ऑफ माइन, गुरमीत कंवर, मैंने बोला आप लोग रोते रहते थे, आप लोगों ने कभी दुनिया को बताया नहीं कि बोफोर्स का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे पास है? अब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो पॉलिटिकल बन जाता है। अरे गन, मतलब वी हैव पेड फॉर समथिंग, एंड हमने वो आर्टिलरी हमने पैसा दिया है, तो उसमें पॉलिटिकल क्या है? और आप देखिए, और ये क्या था सर, ये सब चंडीगढ़ लॉबी का था, सब चंडीगढ़ लॉबी का ये गेम था। जब इसके व्हेन द ब्लफ वाज कॉल्ड, उसके बाद से आप देखिए टुडे देयर इज अ बोनांजा ऑफ गन्स। आज आपके आर्टिलरी सिस्टम, इवन द फ्रेंच हैव शोन इंटरेस्ट। तो यहां तक अगर आपको किसी ने रोक के रखा है ना सर, ये चंडीगढ़ लॉबी था सर। जैसे कैसे सर आप लोग नंबी नारायण, वो भी देखिए एक लॉबी का शिकार बने। वैसे यहाँ पे ये सब, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड, ये वो चीजें, नाम टाइटल्स में नहीं लेना चाहता किसी का, ये सब चंडीगढ़ लॉबी का है सर। अर्जुन टैंक, मुझे याद है ये 95 96 की बात है। आई वाज टू गो टू स्टाफ कॉलेज, और हम ऑपरेशनल अलर्ट कर रहे थे इसी एरिया में, मुरीदके के ऑपोजिट में। तो हमारे कुछ लोग अर्जुन टैंक्स का ट्रायल कर रहे थे, दे वर माय फ्रेंड्स। तो शाम को वो आते थे पूरा थक वक के, हम लोग मेस में बैठते थे, देन आई नो ओवर ए ड्रिंक दे वुड टेल मी, अरे सर क्या टैंक है सर, क्या सस्पेंशन सिस्टम है सर, क्या मतलब इतना। और एंड फ्यू मंथ्स लेटर वही ऑफिसर मुझे स्टाफ कॉलेज में मिला, और वो ढेर सारी गालियां निकाल रहा था अर्जुन टैंक। सो आई सेड बॉस क्या हो गया तुमको? सो दिस इज व्हाट इज चंडीगढ़। और वो कैरेक्टर था, आपको मालूम है सर, उसमें दो तीन आपको पागल भी मिल जाएंगे उसमें। एक तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, अकेला वही वही इंस्टेंस वही है वो जिसमें वो वो आर्मी वो कमांडर को पागल, शिफ्ट किया गया था। वो अब तो इज इज मेंटली इम्बैलेंस्ड है, तो उसका उसका तो बात ही मत कीजिए। लेकिन है वो भी वो भी है, भी वो भी है चंडीगढ़ लॉबी का। हाँ, अब उसकी बेटी सेलिब्रिटी एक है ए, तो वो ए, ए, उसका नहीं, एक एक और है अभी, एक राज्यसभा का मेंबर है, उसने कोई फिल्म एक्ट्रेस से शादी की हुई है, उसका भी कुछ कनेक्शन था चंडीगढ़ लॉबी से। बहुत सारे लोग। हाँ, और कुछ तो राइटर्स भी हैं, जैसे एक वो अजय शुक्ला हुआ करता है, वो जो
आपके ये सब वाइडर चंडीगढ़ लॉबी के ही है। ये प्रवीण साहनी है, ये तो पता नहीं क्या-क्या लिख रहा था अभी इसी टाइम पे ही। हाँ, हाँ, कह रहे ये ये गलती मत करना, चाइना उनकी तरफ से आ जाएगा और फिर हमको पीछे हटना पड़ेगा, हमारी पिटाई हो जाएगी, इस तरह की बातें बोल रहा था। अब ये किसी जमाने में पंजाब के गवर्नर का एडीसी होता था, प्रवीण साहनी, यस। ठीक है? तो वहाँ वहाँ वो कांग्रेसी राज था, आई थिंक गवर्नर वो सिद्धार्थ शंकर रे दैट टाइम। हुँ। तो वो आ गए होंगे चपेट में चंडीगढ़ लॉबी के। तो वहाँ चंडीगढ़ लॉबी में प्रो चाइनीज, प्रो पाकिस्तानी सभी हैं सर। तो मतलब जितना तो झटका पाकिस्तान को लगा है, उतना ही बड़ा झटका चंडीगढ़ लॉबी को भी लगा है। पाकिस्तान को लगा है और आपके अंदर के पाकिस्तान को लगा है। जी। सबको सबको लगा है। जी हाँ। बट आइए। ये नहीं, मैं कह रहा था कि हम तो वी हैव अचीव्ड एम प्लस सर, एम प्लस खत्म है। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का ये झांसा दे रहे थे ना, बेटा अगर ये हाफिज सईद को भेज रहे हैं, इनको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए इनके लोगों को, है अगर करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन है मेरे पास, अगर तुमने हिम्मत बोले तो हमने दिखा दिया कि लोग क्या करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, ये भी देखिए। चारों तरफ रेडियो एक्टिविटी लीक हो रही है, उसको रोकने में लगे हुए हैं। हाँ, अभी अब अभी ये अभी सबको उसी के अंदर भेज देना चाहिए। आसिफ आसिफ मुनीर को और भी ये बचे कुचे जो आती है उनको, कि जाओ वहां से वारंट निकाल निकाल के लाओ, हर वारंट पर तुमको देंगे हम 10,000 रुपए, ठीक है सर। आइए सर, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और अंदर के पाकिस्तान की बात भी करेंगे 2-4 दिनों में। करेंगे करेंगे करेंगे, अभी जी। अभी थोड़े थोड़ा रुक जाते हैं हम हाँ, लोग। हाँ। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।